हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 10 का ये विज्ञान है। ये विज्ञान है हमारा कक्षा 10 का है, सेट नंबर 1 है। 2023 का ये पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। अंशाल्व जो पिछली परीक्षा में 2023 में पूछा गया है, 824 ईजे इस पेपर का कोड है। तो आइए इसके बारे में हम जाने। फुल वीडियो इसका डाला गया है जिसमें आपके चैप्टर वाइज रिवीजन कराए जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे अंशाल्व में किस तरह से हमारा परीक्षा में प्रश्न देता है। तो यहाँ हम आ जाएंगे। इसके लिए आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक 70 नंबर का होता है। नोट कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। एक खंड को अ और दूसरा खंड हमारा ब होगा। खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों में विभाजित होगा, जिसको 1 2 3 कहेंगे। खंड अ में भी 3 उपभाग होंगे, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव होगा। और खंड ब जो होगा उसमें भी 3 उपभाग होंगे, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान रहेगा। तो कह रहा है यह विभाजित होता है। अब आगे आ जाएंगे। तो कह रहा प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको OMR सीट मिलेगी, जिस पर बहुविकल्पी प्रश्नों को गोला रंगना होगा। तो वहाँ कह रहा है पत्रक पर नीले अथवा काले उस गोले को या तो नीला अथवा काला पेन से आपको कलर करना है। पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेज अथवा वाइटनर का प्रयोग न करें। जब आप OMR सीट को आप भरेंगे, गोला काला करेंगे, उसके बाद न तो उसको आप काटेंगे, न ही उसके ऊपर वाइटनर लगाएंगे और न ही किसी चीज़ से उसको इरेज करेंगे। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला जो खंड होगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी इसमें लिखने वाले प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो भी प्रश्न आएगा उसके सामने अंक रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह प्रश्न कितने अंक का है। अगला है खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जब एक उपभाग खत्म हो जाए, जैसे भौतिक विज्ञान का पूरा खत्म हो जाए, तो रसायन विज्ञान को जब हम हल करने लगेंगे तो नए पेज से उसको लिखना शुरू करेंगे। आगे हम आते हैं। करा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। केवल जहां अथवा दिया रहेगा उसमें या तो ऊपर वाला अथवा नीचे वाला आप करेंगे। उपभाग नंबर 1 है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है और ये 20 अंक का है। 20 प्रश्न इसमें रहेगा, जिसमें से हम भौतिक विज्ञान के बारे में इसमें अध्ययन केवल करेंगे। तो दिया है नंबर 1 क्या है प्रश्न हमारा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा है, और यहाँ पर उसने कहा जो दर्पण है वह अवतल दर्पण है। तो अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। इसमें ये रहा मुख्य अक्ष, जिसमें यहाँ पर F होता है। इतनी ही आगे दूरी पर हमारा यहाँ पर C होता है। जो वस्तु C पर रखी जाती है तो सेम साइज की यहाँ से एक प्रकाश की किरण F से आती है, दूसरी जो F से जाएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और सेम साइज का यहाँ प्रतिबिंब बनता है।
यह प्रतिबिंब हमारा उल्टा होता है, लेकिन इसने कहा आपको आभासी हो और सीधा हो। यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब हमारा जो आएगा इसके पहले भी उल्टा, यहाँ भी उल्टा और वास्तविक होगा। जैसे ही हम वस्तु को एफ और यहाँ पी होता है, एफ और पी के बीच में रखते हैं तो यहीं से प्रतिबिंब हमारा सीधा और आभासी बनना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ, तो जब वस्तु हमारी यहाँ रखी जाती है तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और यह हमारा फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को हम चाहे पी पर गिराएं तो जिस कोण पर ये आई है उसी कोण पर ये जाती है, जिससे ये दोनों आपकी प्रकाश की किरणें जितना कोण ऊपर बना है उतना ही नीचे बनता है और इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पर आएंगे तो इस तरह से यहाँ से हमारा प्रकाश की किरण इधर जाएगी और ये इस प्रकाश की किरण को आगे ले जाने पर ये नहीं मिलते, इसलिए इनको जब हम पीछे ले जाते हैं तो जाकर के किसी बिंदु पर ये मिलते हैं और इसका प्रतिबिंब, यही प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो ये प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी? एफ और पी के बीच में ही रखने पर ऐसा होता है। तो दर्पण के ध्रुव, ध्रुव माने पी, तथा मुख्य फोकस यानी एफ के बीच रखने पर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। नंबर 2 क्या दिया है? किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? चूंकि हमारा जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल लेंस होता है, दोनों का व्यवहार एक जैसा होता है। ये उल्टा सीधा दोनों बनाता है, ये भी उल्टा सीधा दोनों बनाता है। तो अगर हमें यहाँ पर अभी आपने पाया प्रतिबिंब सीधा कब होगा? जब हम एफ और पी के बीच में किसी वस्तु को रखेंगे। तो इसी तरह से इसमें भी प्रतिबिंब तब सीधा होगा जब इसको हम एफ और यहाँ पर पी होता है, यहाँ पर इसके बीच रखेंगे। यहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो हमें यहाँ क्या करना है? छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो पहला नंबर तो बड़ा होना चाहिए, दूसरा नंबर ये हमारा सीधा भी होना चाहिए, क्योंकि अक्षर अगर उल्टा हो जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ रखना चाहिए और यहाँ रखने के लिए इसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी वस्तु को पढ़ते हैं तो इसे नज़दीक रख कर पढ़ते हैं, ज़्यादा दूर रख कर नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि इसकी फोकस दूरी कम होगी और लेंस हमारा उत्तल लेंस होगा। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 3। तो 3 क्या कह रहा है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस है। एक उसने कहा दर्पण, दूसरा उसने कहा लेंस है। दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक की -15 है। इसका भी -15, इसका भी -15। तो कह रहा है दर्पण तथा लेंस संभव है। तो ध्यान दीजिए, अवतल जो दर्पण होता है इसका फोकस बिंदु बाईं तरफ होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है इसमें भी हमारा फोकस पॉइंट बाईं तरफ होगा और ये दूरी भी ऋणात्मक होती है। तो दोनों अगर निगेटिव हैं इसका मतलब दोनों ही अवतल होने चाहिए। तो दोनों अवतल, इसका मतलब यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लेंस लिया गया और जो दर्पण लिया गया दोनों ही अवतल होने चाहिए। उत्तल में दोनों का पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। दर्पण अवतल, अवतल है तो माइनस हो जाएगा, लेंस उत्तल, उत्तल है तो प्लस हो जाएगा। और दोनों माइनस है, इसका मतलब है कि हमारा दोनों माइनस हमारे दोनों अवतल में होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4,
मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। तो मानव के जिस नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना अथवा उसी को हम दृष्टिपटल कहते हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। ये हमारी आँख होती है। ये अगर हम बात करें तो ये हमारी आँख है। यहाँ पर एक लेंस होता है और जो भी प्रकाश की किरण आती है जा कर के ये रेटिना पर मिल जाती है और यहीं प्रतिबिंब बनता है। इसी को हम रेटिना अथवा दृष्टिपटल कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर यानी पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि दो प्रतिरोध हैं, दो चालक तार में हमारा प्रतिरोध होगा। इसका मतलब अगर हम उस प्रतिरोध को आर मान लें, पहले को भी और दूसरे को भी आर मान लें। अब हम क्या करेंगे, दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो ये भी आर, ये भी आर। तो ये श्रेणी क्रम में जो बनता है अगर R1 माना जाए तो ये श्रेणी क्रम का सूत्र होता है। दोनों प्रतिरोध को जोड़ लिया जाएगा, 2R बन जाएगा। और जब समांतर क्रम अगर हम R2 मान लें तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये भी R है, ये भी R है, दोनों R, इसको हम R2 मानते हैं। तो ये हर बराबर है, अंश जुटेगा, 2/R बन जाएगा। और R2 बराबर निकालेंगे तो R/2, क्योंकि ये पलटी मारेगा तो ये भी पलटी मारेगा। अब जो उत्पन्न ऊष्मा होती है हीट, H बराबर होता है VIT, यही आपका सूत्र होता है। तो हमारा यहाँ पर दिया गया है अगर दोनों तारों को एक बार इस क्रम में जोड़ेंगे और एक बार अगर हम इस क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ भी भवांतर समान होगा, यहाँ और यहाँ भी भवांतर समान होगा। तो भी हमारा बराबर होगा, लेकिन आई धारा अलग अलग, इसमें दूसरी धारा, इसमें दूसरी धारा बहेगी। तो आई बराबर यानी भी बराबर IR होता है। आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर V/R बन जाएगा। ये बना आई बराबर, यहाँ रखेंगे तो V इंटू आगे मिल जाएगा V/R। आगे T हमारा बना हुआ है। तो आगे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो V² T/R हो गया। ये हमारा ऊष्मा हो गई। अगर इसको 1 मानेंगे तो ये भी 1, यहाँ और यहाँ के बीच, और हमने ऊपर बताया दोनों जगह विभवांतर समान है। इसका मतलब अगर विभवांतर समान है इसके बीच और इसके बीच विभवांतर समान है तो ये कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया। तो हमारा जो H प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R के। तो यहाँ पर आएंगे तो 1 लिखेंगे तो 1, H2 बनाएंगे तो 1/R2 बन जाएगा। अब हम भाग दे देंगे तो H1/H2 होगा तो 1/R1 अपान 1/R2 बन जाएगा। पलटी मारेगा, R2 ऊपर जाएगा और R1 नीचे हो जाएगा, क्योंकि 1/ अगर यहाँ हम देखें तो 1/R1 और दूसरा पलटी मारेगा तो R2/1 होगा, अर्थात R2/R1 मिला। अब R2 का मान यहाँ हम पा चुके हैं R/2, तो यहाँ हम रखेंगे R/2 बटे R1, और R1 का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं 2R हो गया। अब यहाँ अपान 1 कर देंगे तो ये बन जाएगा R/2, दूसरा पलटी मारेगा 2R बनेगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारी ऊष्माओं का जो अनुपात मिलेगा 1/4 आएगा, और 1/4 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है, आइए हम उसको देखते हैं। तो 6 में दे दिया है हमारा कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान।
अगर हमारा परिपथ छोटा होता है तो प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, और परिपथ बड़ा होगा, प्रतिरोध बड़ा होगा तो धारा का मान घटेगा। क्योंकि हम पाते हैं V प्रोपोर्शनल I होता है, V बराबर आई आर बनता है। R का मान बढ़ने पर V का मान तो बढ़ता है, लेकिन I का मान निकालेंगे तो अपान बन जाएगा, V बाई आर होगा। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा यानी I प्रोपोर्शनल 1/R बना, कि अगर R का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा। यहाँ उसने कहा कि लघु परिपथ, परिपथ छोटा है माने R का मान कम है तो I का मान बढ़ जाएगा, तो बहुत कम हो जाएगा, गलत है। परिवर्तित नहीं होता, ये भी गलत है। बहुत अधिक हो जाएगा, लघु परिपथ है, इसका मतलब है धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न ले लेते हैं खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। अभी तक आपने पाया 6 प्रश्न 1-1 नंबर का था जो बहुविकल्पी था। अब ये हमारा लिखित प्रश्न है, इसमें हम आ जाएंगे तो उपभाग 1 है, ये हमारा भौतिक विज्ञान का पार्ट है, भौतिक विज्ञान। अब इसमें हम जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। माने हमें किरण आरेख बनाना है। पहले का बनाना है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी होनी चाहिए। दर्पण हमारा कौन सा है? अवतल। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 1 का क हो गया, और ये हमारा है यानी खंड ब, खंड ब भाग 1 प्रश्नोत्तर 1 का क। यहाँ आ जाएंगे तो हमें क्या बनाना है? एक अवतल दर्पण बनाना है। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, इसमें ये मुख्य अक्ष बन गया, यहाँ पर F होगा, इतना आगे हमारा 2F, या इसी को हम C कहेंगे या तो 2F कहेंगे। अब आगे क्या कहा उसने? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र ये है, और दूसरा दे दिया है फोकस बिंदु ये है। इसके बीच में हमें वस्तु को रखना है। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस बिंदु से परावर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम F से लेकर जाते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये दोनों किरणें हमारी जा कर के यह C के बाहर मिलेंगी। यानी यहाँ पर से जो प्रकाश की किरण आई, परावर्तन के पश्चात यहाँ आके मिल गई, तो ये वस्तु AB होगा, और यह प्रतिबिंब हमारा A डैश B डैश प्राप्त होगा। तो यही हम लिखेंगे यहाँ कि वस्तु AB का अवतल दर्पण द्वारा C और F के बीच रखी हुई वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा C के बाहर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब अगला आ जाएंगे तो ये तो हमारा क था। अब आगे हम आ जाएंगे तो इसी में ख, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी हो। तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा अवतल दर्पण बन गया, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पर हमारा F होगा, इतना आगे हमारा C होगा। तो ध्रुव और फोकस ये ध्रुव बिंदु P है, यहाँ और यहाँ के बीच में हमें वस्तु को रखना है। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और समांतर वाली प्रकाश की किरण हमेशा F से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम C के सीधे में ले जाते हैं तो C के सीधे में जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें आगे ले जाने पर कहीं नहीं मिलेंगी, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे? पीछे लेके आएंगे, तो ये जाकर के एक बिंदु पर केंद्रित होंगी, और यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, और ये प्रतिबिंब हमारा सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, जब वस्तु हमारी फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच में रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा इसका
आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ये वस्तु ए बी होगी और ये प्रतिबिंब हमारा ए डैश और बी डैश हमारा प्राप्त होगा। तो ये हमारे प्रश्न 2-2 नंबर के आपके थे। अब आगे आ जाएंगे नंबर 2। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो वस्तु की लंबाई है, यहाँ हम आएंगे हल में लिखेंगे क्या, दिया है। पहले हम लिख देंगे यहाँ दिया है। सवाल लगाते समय ये वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई को h से लिखते हैं। तो h बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो r बराबर हम 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब अगला हमारा क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, तो माइनस होगा और 20 सेंटीमीटर बनेगा। तो पहले इससे हम एफ निकालेंगे। एफ बराबर हमारा सूत्र होता है r/2। तो ये बन जाएगा 30/2, 2 का भाग दे देंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा, चूंकि ये हमारा दर्पण है, ये दर्पण है और दर्पण में जो सूत्र होता है 1/v और प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र मिला। और जब ये लेंस होता है तो यही माइनस हो जाता है। तो हमें यहाँ v का मान ज्ञात करना है। u का मान दिया है -20 है और बराबर 1/f। f का मान आपने हल किया 15 हो गया। ये माइनस हो जाएगा तो 1/v माइनस 1/20 बराबर 1/15 होगा। ये माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस बना देगा। तो हमें मिलेगा 1/v बराबर 1/15 और प्लस 1/20 हो गया। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 30, 15 दूना 30, 2 हो गया। 15 का भाग नीचे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में 2 हो गया। प्लस 20 तिहाई, सॉरी यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम दोनों का 60 मिलेगा। एलसीएम 60 हो गया। 15 चौका 60, 4 बार गया तो यहाँ 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 20 का भाग दे देंगे तो 20 तिहाई 60, 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में 3 हो जाएगा। अब 4 3 7/60 होगा। अगर v बराबर निकालेंगे तो पलटी होगा 60/7। 7 8 56, 4 बच गया, 7 5 35 और 5 मिला और 7 7 49। तो लगभग हमारा 8.57 सेंटीमीटर और यही आंसर बन जाएगा। यहाँ हम देखेंगे हमसे क्या क्या इसमें पूछा गया है। तो एक तो पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको मिल गई 8.57। दूसरा आपसे पूछा गया है प्रकृति। तो यहाँ पर चूंकि v का मान आपका पॉजिटिव आया, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह दाईं तरफ बनेगा। आकार भी पूछा है और आकार के लिए हम आएंगे आवर्धन क्षमता m बराबर होता है हमारा h' बराबर होता है -v/u। h' माने प्रतिबिंब की लंबाई और h का मतलब वस्तु की लंबाई। तो h' का मान निकालेंगे तो तिर्यक गुणा होगा तो -v/u होगा इंटू h बन जाएगा। तो माइनस v का मान हम इस मान को रखेंगे तो 60/7, ये 60/7। u का मान यहाँ से आएंगे तो -20 होगा गुणे h और h का मान हमें 5 मिला हुआ है। तो यहाँ बटे 1 करेंगे तो -60/7 गुणे 5 होगा। 1 पलटी मार के ऊपर जाएगा और 20 हमारा नीचे हो जाएगा। तो 20 तिहाई 60, 3 मिला। फिर आगे आ जाएंगे तो ये बन जाएगा
5 तिहाई 15, यहाँ चिन्ह सहित ये माइनस माइनस हमारा कट के प्लस आ जाएगा। तो ये बना 5 तिहाई 15/7 और 7 दूनी 14 और 1 बच गया, 7 एक्का 7, 3 बचा, 7 चौक 28, तो लगभग 2.14 सेंटीमीटर यानी ऊंचाई का प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अब हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हमारा आंसर बनेगा कि यहाँ पर पूछा था पहला स्थिति, तो स्थिति का मतलब है v का मान, तो स्थिति यानी v बराबर मिला 8.57 या 58 सेंटीमीटर। दूसरा उसने पूछा प्रकृति, तो चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वो सीधा बनेगा, तो यानी सीधा, ये मिलेगा सीधा। अगला पूछा था आकार, तो आकार हमें मिल जाएगा 2.14 सेंटीमीटर ऊंचा, 2.14 सेंटीमीटर ऊंचाई का ये प्रतिबिंब बनेगा, ऊंचाई, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला हम आ जाते हैं, ये 4 नंबर का प्रश्न आपका था। तो अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 3 नंबर, किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम आएंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, पहले दिया है, सवाल आ जाएगा तो आपको पहला काम यही करना है, दिया है करके लिख लेंगे। 4 ओम है, इसका मतलब आर का मान 4 ओम दे दिया। आगे है प्रति सेकेंड, इसका मतलब टी बराबर 1 सेकेंड हो गया। फिर आगे दिया है 100 जूल, तो ये हमारा कार्य या ऊष्मा जिसको हम W लिखते हैं, और ये हमारा 100 जूल बन जाएगा। अब कह रहा है प्रतिरोध के सिरों यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, यही मान आपको ज्ञात करना है। तो हम आ जाएंगे, तो हमारा जो सूत्र होता है W बराबर होता है, चूंकि हम सूत्र पाते हैं शक्ति या सामर्थ्य P बराबर W/T, तिर्यक गुणा करते हैं W बराबर PT, और P का मान V/I होता है, तो आगे T मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें विभवांतर निकालना है, इसमें धारा नहीं है तो धारा को हम हटाएंगे, तो V बराबर IR होता है, R का मान है, तो I बराबर निकालेंगे तो V/R बन जाएगा। अब ये चेंज होगा, V इंटू आई के स्थान पर हम लिखेंगे V/R इंटू T बन जाएगा, तो ये बन गया V² T/R मिला, ये W बराबर हो गया। अब सभी मानों को इसी में हम फिट करेंगे, तो आइए सभी मानों को इसी में रखा जाए और इसको हल किया जाए। तो यहाँ पर क्या मिला, इसका मान हमारा दिया है 100 जूल, V का मान ज्ञात करना है, T का मान यहाँ से आएंगे 1 सेकेंड, और R का मान यहाँ से आ जाएंगे तो 4 ओम बन जाएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो V² बराबर 4 का गुणा 400 हो गया, यानी V बराबर इसका वर्गमूल लेंगे तो 400 का वर्गमूल 20, क्योंकि 20 भी सब में 400 होता है, और वोल्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 20 वोल्ट होगा, ये हम लिख देंगे, अतः प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 20 वोल्ट होगा। आगे हम आते हैं, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक आपको समझ में आया है, क्लियर है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। यदि चैनल पर होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें स्टार लगा हुआ है, तो ये हमारे 2025 की परीक्षा में इसमें से प्रश्न नहीं आएगा। अगले में भी स्टार लगा हुआ है, तो मोटर डायनमो ये जो दिया गया था, ये 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये आपकी परीक्षा में यानी 2025 की परीक्षा में ये नहीं आएगा, तो इसको भी आपको नहीं हल करना है, इसको भी आपको हल नहीं करना है। तो ये आपका रहा भौतिक का पार्ट।
तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपको अगला जो वीडियो डाला जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।